हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए लाया है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना किया हो तो पहले आप टेक्नो शिक्षा चैनल में जाएं और इसका फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझें। तो शुरू करें पार्ट नंबर 2। मैंने कहा चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, रेबल्स एंड द राज। इस चैप्टर का नया नाम जो इस साल बदलकर हो गया है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। तो सबसे पहले हम 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के बारे में हमने जाना था। हमने इसमें विद्रोह का ढर्रा के बारे में समझा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए ये हमने जाना था। संचार के माध्यम, किस तरह से इसका संचार हो रहा था, कौन नेता थे और कौन उनके फॉलोअर्स थे, ये सब हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज का पार्ट हम शुरू करते हैं इसके आगे। मैंने कहा 1.4 है हमारा अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ अफवाहें उस समय फैल रही थी। उसके बाद हम जानेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे। ओके, और इसके बाद मैंने कहा सेकंड पार्ट आएगा अवध में विद्रोह, अवध के बारे में हम जानेंगे। फिर एक स्टेटमेंट है, कहता है ये गिलास फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसी स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे। और देह से जान जा चुकी थी, मतलब शरीर से जान निकल चुकी थी, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। और इसका आखिरी पार्ट होगा फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। किस दुनिया के खात्मे की बातें करता है फिरंगी राज के आने से। ठीक है, तो शुरू करें आज का पहला टॉपिक अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। तो सभी बच्चे बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। तो मैंने कहा क्लास 12 के बच्चे और यूपीएससी और सभी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझे। ठीक है, कहता है अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उस समय लोगों के बीच में आ रही थी, जिससे लोगों को उकसाया जा रहा था। जैसे कि मैंने कहा अफवाह नंबर 1, क्या र्यूमर फैला, कहते हैं कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लेप। ये अफवाह फैली कि जो कारतूस आए हैं नए, उनमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप भरा गया है। ठीक है, लास्ट पार्ट में भी इसको हमने अच्छे से समझा था। तो कहता है अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ की सभी छावनियों में, छावनियाँ जिसमें कि सिपाही रहते हैं, ओके, उस एरिया को छावनी कहा जाता है, कैंट कहते हैं ना इंग्लिश में। तो कहता है ये छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई ये अफवाह। ये हेनरी हार्डिंग, फ्रांसिस ग्रांट ने चित्र बनाया है हेनरी हार्डिंग का। तो गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग कहते हैं सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया उनमें चिकने कारतूस का इस्तेमाल होता था। ओके, तो इनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया। इसी चिकने कारतूस जिसमें ग्रीस भरा जाता था ताकि इसमें से लीक ना हो बारूद, तो उसे सिपाहियों ने गाय और सुअर की चर्बी का लेप कहने वाली की अफवाह फैलाई। तो मैंने कहा अफवाह का स्रोत क्या था, ओरिजिन, कहाँ से अफवाहें शुरू हो रही थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट। ठीक है, ये डिपो, इसके कमांडेंट जो थे कैप्टन राइट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जनवरी 1857 में दमदम, दमदम बंगाल में एक जगह है, ठीक है ना, कहता है दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के खल्लासी, तो एक लोअर कास्ट जो खल्लासी है, उसने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा कि प्लीज़ आप मुझे पानी पिला देंगे, आपके पास जो लोटा है उससे मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पर जो ब्राह्मण सिपाही है वो नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा, ये मान रहा था, इसलिए उसने इनकार कर दिया पानी पिलाने से कि अगर मैं इसको अपने लोटे से पानी पिलाऊंगा तो मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। तो इस पर खल्लासी क्या कहता है कि जल्दी ही तुम्हारी खुद की जाति भ्रष्ट होने वाली है। तुम कह रहे हो ना पानी पिलाओगे, मैं लोटा छू लूंगा तो तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हें क्या पता तुम्हारी तो खुद की जाति खुद ही भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस मुंह से खींचने पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट आता है एक नीची जाति वाले खल्लासी का, ठीक है, एक ब्राह्मण सिपाही के लिए। तो यहां से ये अफवाह की शुरुआत होती है। समझ आया कहां से अफवाह शुरू हुई, तो मैंने ये बताया।
अफवाह नंबर 2, एक और अफवाह फैली कि द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। कि जो अंग्रेज हैं ये बाजार में जो भी आटा मिल रहा है ना, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला रहे हैं। ठीक है, गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं। ये अफवाह फैली। ठीक है, कब? कि ब्रिटिश इस तरह कर रहे हैं और इस तरह ये हम हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये अफवाह फैली उस समय, अफवाह नंबर 2। तो कहता है ब्रिटिश अफसर ने लोगों को बहुत कोशिश करी यकीन दिलाने की, ओ भैया ऐसा नहीं है, हम आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा क्यों मिलाएंगे। उनकी सारी जो कोशिश है नाकामयाब रही, लोगों ने उनकी एक ना सुनी। ठीक है, तो ये दूसरी अफवाह। एक और अफवाह फैली कि प्लासी का युद्ध मैंने कहा था जो 23 जून 1757 में हुआ था, उसके अब 100 साल पूरे हो जाएंगे 23 जून 1857 को। ओके, मैंने कहा 23 जून 1757 में युद्ध हुआ ना, तो उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं 1857 में। और इस 100 साल पूरे होने के बाद अफवाह फैली कि जो अब 100 साल पूरे हो गए तो अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, 100 साल की ही इसकी उम्र थी, अब ये अपनी उम्र जी लिया। तो इस तरह की अफवाह फैली। ठीक है, अफवाह नंबर 3 कहता है बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी कि खाली अफवाहें फैल रही है, और भी बातें थी। कैसी? कह रहा है उत्तर भारत के अलग अलग भागों में देखो, गांव गांव से चपातियां बांटने की रिपोर्ट आ रही थी कि कोई व्यक्ति आ रहा है चपाती बांट के जा रहा है। चपाती मीन्स रोटी। तो ये रोटियां बांटने की अफवाह भी फैली। ठीक है, तो कहता है बताते थे कि रात में एक आदमी आता है, गांव के चौकीदार को एक चपाती देता है और कहता है 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचा देना। एक चपाती मैंने दी और कहा कि 5 चपाती और अगले गांव में पहुंचा देना। ऐसे ये 1 का 5 मल्टीप्लाई बाई 5 चलता चला गया, एक क्रम चल पड़ा। तो ये अफवाह, इस तरह की बातें भी फैल रही थी। ठीक है, कि एक आदमी आया, उसने चौकीदार को दी, फिर चौकीदार ने आगे बढ़ाई, इस तरह बढ़ाते चले गए सभी लोग। कहता चपाती बांटने का जो मतलब है और जो मकसद है उस समय भी क्लियर नहीं था और आज भी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या मकसद था उनका, क्यों चपाती बांटी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसे लोग कोई आने वाली बड़ी उथल पुथल का संकेत मान रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, देश में कुछ होने वाला है भाई, इसकी एक हिंट के रूप में लोग मान रहे थे। ठीक है, अगला है अफवाह के बाद लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, क्यों मान रहे थे अफवाहों को। तो कहता है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जितनी भी संस्थाएं हैं, इनके जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए, कि हम तो भारतीय समाज को सुधार रहे हैं, कई खास नीतियों को लागू कर रही थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे थे, कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे। ठीक है, जैसे पहले मैंने कहा हमारे इंस्टीट्यूशंस होते थे, मंदिरों मस्जिदों में शिक्षा दी जाती थी, हमारे धार्मिक संस्थानों में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि गुरुकुल मंदिरों में चलाए जाते थे या गुरुकुल चलाए जाते थे, ऐसे ही मदरसे, ठीक है, मस्जिदों में चलाए जाते थे। तो हमारे धार्मिक संस्थान हमारी शिक्षा का एक तरीका था, एक केंद्र था, जिसे अब उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बना दिया। ठीक है, तो पाश्चात्य शिक्षा में घुसाया मैंने कहा। कहता है जिनमें पश्चिमी विज्ञान पढ़ाते थे, उदार कला मतलब लिबरल आर्ट्स, इनके बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करना और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाया। देखिए है ये कुप्रथा, आप समझते हैं, सती प्रथा हो गई, हिंदू विधवा पुनर्विवाह हो गया, तो इन कुप्रथाओं को खत्म करना चाहा अंग्रेजों ने। पर जब कोई हमारे धर्म पर चोट करता है तो हमें बुरा लगता है, तो इसको भी लोगों ने उसी तरीके से देखा कि आपका क्या मतलब है हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का। आप ठीक है, तो जब भी कोई, मैंने कहा, इस तरह का सुधार ही हो तो चाहे तो उसका विरोध करते हैं। तो वही बात थी। कहता है शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर कि ये शासक कमजोर है भाई, तुम अब शासक नहीं चलाओगे, हम चलाएंगे, या तुम्हारी जो दत्तक पुत्र हम इसको नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल आपने देखा था झांसी की रानी, तो दत्तकता यानी कि गोद लेने वाला, ठीक है, इसको भी अवैध घोषित कर दिया। ठीक है,
न केवल अवैध, कह रहा है इससे अवध, झांसी और सतारा ऐसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इन सब मैंने कहा नीतियों के द्वारा। जैसे ही कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आ जाता था, अब कब्जे में आ गया, क्या करते थे वहां अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवाद के निपटारे के लिए और भू राजस्व वसूली की व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर हुआ। ठीक है, इनको अपने राज्य में मिला लिया और जब अपने राज्य में मिल गए तो अपने हिसाब से लूटना शुरू किया, अपने कानून चालू कर दिए। कहता लोगों को लगता था कि अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, जैसे राजे रजवाड़े, इनको वो पूछते थे, मानते थे कि हमारे राजा है। सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, कि हमारा रीति रिवाज है, हम तो सती प्रथा को मानेंगे। हिंदू विधवा दोबारा कैसे शादी कर सकती है, हम नहीं मानेंगे। तो ये हमारे रीति रिवाज, या भूमि स्वामित्व, लगान अदायगी, सब जो प्रणाली हमारी, इसको हम मानते आ रहे थे, इन सबको खत्म कर दिया। हृदयहीन, पराई और दमनकारी। हृदयहीन मतलब बिना मत, जिसमें दिल नहीं हो, ठीक है ना। पराई जो अपनी नहीं हो। दमनकारी जिसमें दमन हो, शोषण हो, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ईसाईकरण हो रहा था, तो इससे लोगों को और लग रहा था कि हमारे धर्म को कमजोर किया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रात रात फैलने लगी थी। इसीलिए लोग अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि लोग परेशान थे। हर वर्ग का व्यक्ति परेशान था। मैंने कहा जमींदार हो, चाहे साहूकार हो, चाहे गरीब किसान हो, हर वर्ग दुखी था। ठीक है, तो इसलिए ये अफवाह में मैंने कहा विश्वास कर रहा था। अब हम पढ़ते हैं अवध में विद्रोह, जो अवध में रिवॉल्ट हुआ उसके बारे में। देखिए भाई, कहता है ये गिलास फल, गिलास फल मतलब चेरी, चेरी एक फ्रूट होता है, आपने सबने देखा है ना। तो कहता है ये जो चेरी है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। देखो क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं जो 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कब कहा था? 1851 में। किसके लिए कहा था? अवध की जो ये रियासत है, ये एक तरह से चेरी फ्रूट है, एक दिन हमारे मुंह में अपने आप आके गिरेगा। मतलब हम बैठे आराम से, ये चेरी हमें ही खाने को मिलेगी। तो कहता है 5 साल बाद, इस बात कहने के 5 साल बाद 1856 में सियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा, और 5 साल बाद जो ये रियासत है ये इन्हीं में मिल गई। ठीक है, रियासत नॉट सियासत, इसे आप रेक्टिफाई कर ले, रियासत। ओके, गुड, शाबाश। कहता है रियासत में कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। कहानी शुरू होती है, कहता है 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में। कहता है सहायक संधि थोप दी गई थी 1801 में। तो सहायक संधि थोप दी गई थी। ठीक है, तो कहता है 1801 में। पहले मैं आपको बता दूं सहायक संधि क्या थी। कहता है इस संधि में शर्त थी कि नवाब जो है अपनी सेना खत्म कर दे। नवाब अपनी पर्सनल सेना नहीं रखेगा। रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती को इजाजत मिलेगी। तो रियासत में किसकी सेना रहेगी? अंग्रेजों की। दरबार में मौजूद जो ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, दरबार में जो मौजूद है ब्रिटिश रेजिडेंट, जो नवाब है, वो उसकी सलाह पर काम करेगा। ये थी सहायक संधि। ये 3 बातें आप एक बार फिर समझ सकते हैं। मैंने कहा सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो सब्सिडरी अलायंस है, वॉज अ सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। ठीक है, तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू करी सहायक संधि। और इसमें क्या शर्तें थी? मैंने कहा अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो किसकी रक्षा करेंगे? अपने सहयोगियों की। कौन करेंगे? अंग्रेज। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी। सेना किसकी रहेगी? ब्रिटिश की। ठीक है, सहयोगी पक्ष की इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी नवाब को। तो इस टुकड़ी का जो खर्चा पानी कौन चलाएगा? नवाब। मतलब सेना अंग्रेजों की रहेगी, नवाब अपनी सेना नहीं रखेगा, नवाब उस अंग्रेजी सेना के खर्चे को उठाएगा। ठीक है, और जो सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकता है और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकता है। तो वो किसी और से संधि नहीं करेगा।
अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी से संधि नहीं कर सकता। तो ये थी सहायक संधि कि मैंने कहा नवाब अपनी सेना नहीं रखेगा, ठीक है, अंग्रेजी सेना वहाँ रहेगी, उसका खर्चा नवाब उठाएगा, और नवाब किसी और से संधि नहीं करेगा, नवाब किसी और के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, और मैंने कहा नवाब ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट जो वहाँ पर उनके दरबार में रहेगा। अब क्या होता है रेजिडेंट? रेजिडेंट जो है ये गवर्नर जनरल का एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जो उस राज्य में तैनात किया जाता है, जिसे वहाँ पर छोड़ के गए हैं गवर्नर जनरल कि ये आपको सलाह देगा, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी सलाह पर ही आप काम करोगे, ठीक है। तो ये कहता है इस तरह, कहता है अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद, सैनिक ताकत जो छीन ली गई, नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था, क्योंकि अपनी सेना तो है नहीं, अंग्रेजों की सेना है, तो अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो गया नवाब। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका अपना कोई कंट्रोल तो था ही नहीं, ठीक है। कहता है अवध पर अंग्रेजों की दिलचस्पी, क्यों दिलचस्पी दिखा रहे थे अंग्रेज अवध पर? कहता है अंग्रेजों को लगता था कि अवध की जमीन जो है नील और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, मुफीद है, मतलब बहुत ही अच्छी है। ओके, कहता है इस इलाके को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है, मतलब नील और कपास की खेती करो, कच्चा माल यहीं बनाओ, और जो तैयार माल है उसका मार्केट भी उत्तरी भारत का एक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कच्चा माल भी यहीं से मिल जाएगा, कच्चे माल के लिए ज़मीन अच्छी है, और तैयार माल को यहाँ पर बेचा जा सकता है, बड़े बाजार को डेवलप किया जा सकता है। कहते हैं 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे, ठीक है। 1850 का दशक मतलब 50, 51, 52 से 60 तक, दशक मतलब डिकेड, शुरुआत मतलब 1850, 51, 52, 53 तक की बातें कह रहा है। कई बड़े हिस्सों पर ये अंग्रेज जो है जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल, ये सारे अंग्रेजों की झोली में थे। दोआब अपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। आब होता है पानी, दो मतलब दो, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, ठीक है। सारा इलाका कहता है अंग्रेजों के अंडर था, अंग्रेजों का राज फैल चुका था। कहता एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुआ था, 1757 में मैंने कहा बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुआ था ना ब्रिटिश राज। तो 1856 में मतलब 100 साल सदी सेनेटरी अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाला था। 1856 में जब अवध का अधिग्रहण कर रहे थे, यहाँ पे 100 साल का जो इनका पीरियड था, इनका जो विस्तार है वो दिखा रहा था कि 100 साल में इन्होंने कितना विस्तार कर लिया है, ठीक है। कहता देह से जान जा चुकी थी, द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी। क्या है ये, किसके लिए समझते हैं? कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से, जो अवध का अधिग्रहण कर दिया, तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, सभी बहुत नाराज थे, ठीक है। कहता है पर इतना गुस्सा कहीं नहीं था जितना उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में थे। सबसे ज़्यादा गुस्सा था अवध में। आइए, यहाँ के जो नवाब है वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटा दिया, ठीक है, और कलकत्ता से निकाल दिया कि वह शासन अच्छी तरह नहीं चला रहे थे, आप अच्छा शासन नहीं कर रहे हो, उनको ये कह के गद्दी से हटा दिया। और ये भी कहा कि आप लोकप्रिय नहीं हो, आप फेमस नहीं हो, जनता के बीच में आपकी छवि अच्छी नहीं है, ये कह के उन्हें हटा दिया गया। कहता है मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। हटा तो दिया उन्हें कह के कि आप फेमस कम हो, पर सच्ची बात तो यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वो अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे, ठीक है। विलाप करते हुए मतलब रोते हुए, तो इतना प्यार करते थे उन्हें लोग, जिन्हें कह रहे थे कि आप फेमस कम हैं। तो नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख, जो नवाब को निकाला गया, इससे जो दुख पैदा हुआ, अपमान पैदा हुआ, इसका व्यापक एहसास को, इसके इस एहसास को जो कई सारे प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने दर्ज किया है। एक ने तो लिखा था देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, मतलब शरीर से जो है प्राण निकल चुके हैं, शहर की जो काया से, शहर का जो शरीर है वो बेजान पड़ा है,
कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा ना था जहां से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। हर गली, हर सड़क, हर घर, हर बाजार से विलाप का ही शोर था। दुख था, लोगों में गुस्सा था। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे अपने जाने आलम के लिए कि हमारे जाने आलम हमारा शहर छोड़ के जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत थी नवाब से, उन नवाब से जिन्हें अंग्रेजों ने यह कह के हटा दिया कि आप लोकप्रिय नहीं हैं, आपका लोगों के अंदर फेमस नहीं है। ठीक है। तो कहता है, एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया। एक लोकगीत है जिसमें कहा गया, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। अंग्रेज बहादुर आए और मुल्क अपने लेकर के चले गए, मुल्क छीन लिया हमसे। नवाब को हटाए जाने से दरबार, जो नवाब का दरबार था, उसकी संस्कृति थी, वो भी खत्म हो गई। संगीतकार होते हैं दरबार में, डांसर होते हैं, पोएट्स होते हैं, कई तरह के कारीगर, बावर्ची, नौकर, सरकारी कर्मचारी, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। जब ये सब लोग क्या काम करते, जब राजा ही नहीं रहा, नवाब साहब ही नहीं रहे, तो इन सब की कहते हैं नौकरियां भी जाती रही। कहते हैं फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। कौन सी दुनिया? जो ब्रिटिश के आने से पहले थी। जैसे इन्होंने कहा, देह से जान जा चुकी थी, मतलब नवाब के जाने से उस शहर की जान निकल चुकी थी। शहर की जान थे नवाब साहब। वैसे इस टॉपिक में कहता है, फिरंगी राज आया और एक दुनिया जो है, एक अलग जो दुनिया चल रही थी वो खत्म हो गई, एक नई दुनिया आई अंग्रेजों के आने से। कहता है, अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं थी, चाहे वो राजकुमार हैं, ताल्लुकदार हैं, किसान हैं, सिपाही हैं। सबकी जो पीड़ाएं हैं अलग अलग हैं, विभिन्न हैं। तो इन सब की पीड़ाओं ने इन्हें एक साथ जोड़ दिया। ये सभी जो है फिरंगी राज के आने को अलग अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे, कि एक दुनिया समाप्त हो गई। जो हमारी एक दुनिया थी जिसमें हम सब प्यार मोहब्बत से एक साथ रहा करते थे, फल फूल रहे थे, वो दुनिया खत्म हो गई। कहता है, अवध के अधिग्रहण से, जो अवध को इन्होंने छीन लिया, न सिर्फ नवाब की गद्दी छीनी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया। जो ताल्लुकदार, मैंने कहा था जो बड़े किसान थे, ये भी लाचार हो गए। कह रहे, पीढ़ियों से इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते हुए आए थे, ये भी राजाओं की तरह रहने लगे थे। छोटे मोटे राजा तो ये ताल्लुकदार भी हो जाते थे ना, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले इनके पास हथियारबंद सिपाही होते थे, इनके अपने किले थे, और अगर ये नवाब की संप्रभुता मान भी लेते थे तो इनको कुछ राजस्व दे करके अपनी काफ़ी स्वायत्ता मिलती थी। ठीक है, कि हम अपनी कई सारे काम अपने आप कर सकते हैं। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। कहता है, जो बड़े ताल्लुकदार हैं इनके पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही भी होते थे, और जो छोटे मोटे हैं इनके पास 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती थी। देखिए, 1880 के एक अवध के जमींदार का चित्र आपको दिखाया गया है। कहता है, अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। ठीक है, अंग्रेज इनकी सत्ता को तैयार नहीं थे स्वीकार करने के लिए। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई। जो अधिग्रहण हुआ उसके तुरंत बाद जो ताल्लुकदार हैं उनकी सेनाएं भंग कर दी गई। उनके जो दुर्ग हैं, फोर्ट्स, वो ध्वस्त कर दिए गए। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। एक नई व्यवस्था आई 1856 में, एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार चोलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। तो जो ये व्यवस्था आई, इसमें कहा गया, ये जो ताल्लुकदार हैं, जो इतने अमीर बने हुए हैं, इतने 12,000 से लेकर 200 तक सिपाही इनके पास है, कह रहे ये ज़मीन के असली मालिक नहीं है, ये बिचौलिए हैं, इनका मालिकाना हक नहीं है, इन्होंने ज़मीन छीन रखी है, बल और धोखाधड़ी के जरिए अपनी ताकत जमा रखी है। तो इन्होंने क्या किया, ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास जो है 67% तक गांव थे, अवध की बात कर रहे हैं हम, जो घटकर 38% रह गए। ठीक है ना। तो ब्रिटिश अधिकारी, मैंने कहा, इनका मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाएंगे और ज़मीन जो है असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, किसानों के हाथ में सौंप देंगे। तो किसानों का जो शोषण कर रहे थे ताल्लुकदार, इसमें कमी आएगी और हमारा राजस्व बढ़ेगा। पर ऐसा हुआ नहीं, राजस्व तो बढ़ा, पर
इनके शोषण में कहीं से कमी नहीं आई। ठीक है, किसानों के बोझ में कमी नहीं आई, किसानों का बोझ तो बेचारों का बढ़ ही गया, किसानों के लिए कोई कमी नहीं। तो कहता है अधिकारियों को जल्दी ही समझ आ गया था कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण जो प्राइस से उन्होंने सेट किया है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक का इजाफा हो गया था। जो रेवेन्यू कलेक्शन है, डिमांड है, कहाँ से लाते इतना रेवेन्यू का डिमांड जो बढ़ता जा रहा था। किसान बेचारे जितनी उनकी फसल नहीं होती थी 70% तक उनकी डिमांड जा जाती थी। तो 30% उन्हें मिलता था, 70% ब्रिटिश ले जाते थे। अब बताओ क्यों उगाएगा आदमी भाई, है कि नहीं? 10-20% तो उसके लिए भी रखना पड़ेगा, अगले वाले बीज के लिए, अगली फसल उगाने के लिए 20-30% तो वही रखेंगे। तो खाएंगे क्या? इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? प्रॉफिट कहाँ है? सारा का सारा तो इन्होंने राजस्व की मांग में लगा दिया। कह रहे यानी ना तो ताल्लुकदारों के पास और ना ही किसानों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई मौका था। कोई खुश नहीं था, सब दुखी थे। ताल्लुकदारों की सत्ता छीन ली गई, एक जो है पूरी सामाजिक व्यवस्था ही भंग हो गई इससे। अंग्रेज से पहले जो ताल्लुकदार हैं, कह रहे जनता का उत्पीड़न तो करते थे, जनता को परेशान तो करते थे, पर जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार जो है दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। कह रहा है कुछ शोषण तो करते थे, पर जनता की नज़र में कुछ जो ताल्लुकदार थे वो बहुत ही अच्छे जो है कहेंगे, मैंने कहा इसके लिए आप कह सकते हो दयालु, कहते दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। ठीक है, फादर फिगर्स कहते हैं ना, तो ऐसे भी लगते थे। कहते बुरे वक्त में ये किसानों की मदद भी करते थे। ठीक है, जब बुरा वक्त आ जाए। पर जो ब्रिटिश राज में किसान जो है उनसे मनमाना राजस्व निकाला जा रहा है, गैर लचीली राजस्व व्यवस्था, मतलब अगर कोई फसल खराब भी हो गई तो भी राजस्व मांग में कोई कमी आएगी या आपकी वसूली को टाल दिया जाएगा, इसकी संभावना तो नहीं है भैया। या कोई तीज त्योहार जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इस पर आपको कोई कर्ज या मदद, कोई चांस नहीं है। तो कह रहे जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाती थी, पर अब इन अंग्रेजों से इस तरह की किसी मदद की उम्मीद नहीं थी। अवध जैसे इलाके में 1857 के विद्रोह की बागडोर असल में ताल्लुकदार और किसानों के हाथों में थी। ये जो 1857 की क्रांति की बागडोर संभाली थी, यहाँ पर अवध जैसे इलाकों में कहता है ताल्लुकदार और किसानों के हाथों में ही थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ गए और बेगम हजरत महल, जो नवाब साहब की पत्नी थी ना, मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, नवाब साहब, बेगम हजरत महल उनकी पत्नी, इनके खेमे में जाकर शामिल हो गए। किसानों का संतोष जो है अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था। यहाँ किसान मैंने कहा परेशान थे, और वहाँ फौजी जो है बैरक में जो रह रहे हैं, वहाँ भी इनका संतोष पहुंचने लगा। इनकी बातें उनको, उनकी बातें इनको पता चलने लगी। क्यों? कहते क्योंकि बहुत सारे किसान जो है अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। इसको आप किसान नहीं सिपाही कर लो। बहुत सारे सिपाही जो है अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। सिपाही कहाँ से भर्ती हो रहे हैं? अवध के गांव से। दशकों से, मतलब डिकेड्स, 10-10 सालों के ग्रुप को दशक कहते हैं। सिपाही वैसे दुखी थे, उनको सैलरी कम मिलती थी, वक्त पे छुट्टी नहीं मिलती थी, बेचारे बहुत दुखी थे सिपाही। कहता है 1857 के जन विद्रोह से पहले के साल में सिपाहियों के अपने गोरों के अफसर के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। शुरुआत में 1820 में तो कह रहा है अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। ठीक है ना, बड़ा ही दोस्ताना माहौल था अंग्रेज अफसर सिपाहियों में और भारतीयों के साथ। कहता है 1920 के दशक की बात कर रहे हैं। उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, आपस में मल्ल युद्ध करते थे, रेसलिंग फाइट्स, युद्ध, मल्ल युद्ध, कुश्ती होती है ना, मल्ल युद्ध। कहता तलवारबाजी करते थे आपस में, और उनके साथ शिकार पर जाते थे। ठीक है, एक साथ मिलकर मतलब आपस में एंजॉय किया करते थे। ओके, कहते हैं बहुत सारे जो अंग्रेज हैं बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते थे, हिंदुस्तानी। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति से भी वो वाकिफ थे, कई सालों से इनके साथ रह रहे थे। उनमें जो अफसर की कड़क है और अभिभावक का स्नेह दोनों मिलता था कि भाई अफसर की तरह डांट भी देते थे, पर फिर गार्जियन की तरह फादर फिगर नजर आते थे। बड़ा ही प्यार से एक दूसरे को प्यार से उनको समझा देते थे। जैसे घर के मुखिया होते हैं ना, पिता, आप देखते हैं कितने कड़क नजर आते हैं, परंतु फिर उनके अंदर एक, मैंने कहा अभिभावक, वो भी अंदर होता है जो सबका भला करना चाहता है, पूरे घर परिवार का। ऐसे ही अंग्रेज अफसर
कहते हैं कड़क भी थे और अभिभावक का स्नेह भी था। 1820 की बात कर रहे थे, अब आते 1840 के दशक में, 40 से 50 के बीच, यानी चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। अफसर अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और जो सिपाही हैं इंडियन, इनको कहते हैं तो कमतर नस्ल के हैं। कमतर, तर मैंने कहा ये हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। हम बिगर पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही हिंदी में तर लगा देते हैं। तो कमतर मतलब उससे ज़्यादा, कम से भी ज़्यादा, है ना, और कम। तो कहता है कमतर नस्ल का मानने लगे। उनकी भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं करते थे, कोई मतलब ही नहीं था इन्हें इंडियंस की भावनाओं से। गाली गलौज, शारीरिक हिंसा, मारना पीटना, ये सब कॉमन बातें बन गई थी। सिपाहियों और अफसरों के बीच इससे क्या हुआ, फासला बढ़ गया, गैप बढ़ गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। अब सस्पिशन, मैंने कहा अब ट्रस्ट तो है ही नहीं, ठीक है। कहता उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। क्या संबंध थे सिपाहियों के ग्रामीण जगत से, इसे समझते हैं। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में, जो बंगाल आर्मी है ना, यहाँ के सिपाही में जो बहुत सारे हैं, अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से ही भर्ती होकर आए थे। कहाँ से भर्ती हो रही थी, मैंने कहा अवध और मैंने कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से। और बहुत सारे तो ब्राह्मण और ऊंची जाति के थे। मैं कह रहा हूँ अवध को है ना, अवध, इसे तो बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहते थे, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। मतलब बंगाल आर्मी के जो सिपाही हैं वो यहीं से उग रहे हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। अब कारतूसों के बारे में सिपाहियों को मैंने कहा कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी गई, ये अफवाह फैली थी। छुट्टियां नहीं मिल रही थी इनको, इसलिए भी दुखी थे। इनके साथ दुर्व्यवहार होता था, नस्लीय भेदभाव होता था, गाली गलौज होती थी, शारीरिक हिंसा होती थी। इन सब बातों ने सिपाहियों में असंतोष बढ़ा रखा था, ठीक है। और सिपाहियों का असंतोष जो है गांव में भी पहुंच गया, क्योंकि मैंने कहा ये यहीं के भर्ती थे। तो जब वो गांव आते थे तो बताते थे यार अफसरों ने तो दुखी कर रखा है। तो इससे गांव के किसानों को भी सैनिकों की हालत और किसानों की हालत सैनिकों को, एक दूसरे की हालत पता चलने लगी। तो कहते जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे, अवज्ञा मतलब डिसओबे, आज्ञा का पालन ना करना, और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव के उनके भाई बिरादरी भी उनके साथ में आ जुड़ते थे, भाई हम भी हैं साथ में। इधर मैंने कहा जय जवान और जय किसान, दोनों साथ में। जवानों को प्रॉब्लम तो किसान साथ में। हर कहीं किसान शहरों के में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह में शामिल हो रहे थे। तो 1857 का जो विद्रोह है, इसमें कह रहा है किसान जो है शहरों में पहुंच रहे थे। शहरों में सिपाहियों ने और आम लोगों ने शुरू किया था ना, तो किसान भी यहाँ पहुंच रहे थे और इनके साथ शामिल हो रहे थे, इसमें जुड़ रहे थे। समझ आए यहाँ तक? ओके, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही आपके लिए तीसरा पार्ट लेके आते हैं। तब तक के लिए मैं कहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं जल्दी ही।